सभी प्रशिक्षार्थियों को इस हिंदी आशुलिपि के डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं चरणजीत वर्मा ये डिक्टेशन 92 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड कर रहा हूं। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। यह भी अनुरोध है कि डिक्टेशन लिखने के बाद उसका लिप्यंतरण करने का भी प्रयास करें। 5 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। उपाध्यक्ष जी, इस संकल्प को इस सदन में लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वर्तमान समय में जो भूतपूर्व राज्यपाल हैं वे अपने सिद्धांतों और आदर्शों से गिरते चले जा रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो व्यक्ति संविधान रक्षक के रूप में काम कर चुका हो, राज्यपाल रह चुका हो और वही व्यक्ति राज्यपाल न रहने पर ऐसा कार्य करे जो जनहित के विरुद्ध जाता हो, तो इससे यह प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति अपने निर्धारित आदर्श से गिर रहा है। उनके सामने हमेशा यह आदर्श रहना चाहिए कि अधिकांश लोगों का हित हो और हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें, जैसा कि हमने अपने संविधान में कहा है। लेकिन देखने में यह आता है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक बात इस सिलसिले में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बना था, उसमें यह बात शामिल थी कि जो लोग दबे हुए हैं, जिन लोगों का शोषण होता है, उनको कुछ सहूलियतें मिलें, उन्हें कुछ राहत मिले और इस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। यह बात सर्वविदित है कि भारत के जो समाचार पत्र हैं, उनके जो मालिक हैं वे प्रायः वही लोग हैं जो धनी हैं, जो धनी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तथा उनसे अपने निहित स्वार्थों की रक्षा का कार्य भी करवाते हैं। इस एक्ट के बनाने से उनको ऐसा लगा कि हमारे जो निहित स्वार्थ हैं उनको धक्का लगेगा और वर्किंग जर्नलिस्ट को कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। उन्होंने इस एक्ट को, जिसे इस सदन ने पास किया था, चैलेंज किया और वे कोर्ट में गए और वहां पर भी हम यह देखते हैं कि उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए एक व्यक्ति जो कि राज्यपाल के इस पद पर कार्य कर चुके हैं, जाते हैं। राज्यपाल के पद पर रहने पर जो हम जन कल्याण की भावना का समर्थन करें, लेकिन उस पद को छोड़ने के तुरंत बाद ही हम उसके विरुद्ध कार्य करें, तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो भूतपूर्व राज्यपाल हैं वे राज्यपाल की प्रतिष्ठा को धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जिनका की बड़ा सम्मान होता है
और जो विद्वान होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के संबंध में बोलते हुए आदिवासी दृष्टिकोण माननीय मंत्री जी के सामने विचारार्थ रखना चाहता हूं। आदिवासियों का और इन खनिज पदार्थों का बड़ा घना संबंध है। आदिवासी वही होगा जहां पहाड़ हो, जहां जंगल हो, जहां जानवर अधिक हों और जहां उपज कम हो। इन्हीं पहाड़ों में आदिवासी रहते हैं और इन्हीं पहाड़ों में तेल, कोयला, लोहा और मैग्नीज निकलते हैं। भारतवर्ष के जितने भी ऐसे स्थान हैं, वहां की भूमि में आदिवासी मिलते हैं। तब इस मंत्रालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि आदिवासियों का ध्यान अवश्य रखा जाए और उनसे संबंधित कुछ सुझाव देते हुए मैं इस मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल हमारे मंत्री जी ने 3 इस्पात कारखानों के कार्यों की जो समीक्षा की, उसको देखते हुए और रेलगाड़ी में जाते हुए भिलाई कारखाने को देखने से मुझे तो ऐसा लगा कि भारतवर्ष बहुत तेजी से उन्नति की ओर दौड़ लगा रहा है और ऐसा मालूम होता है कि ये लोहे के जो कारखाने बन रहे हैं, यह भारत का सिर दुनिया में ऊंचा करने जा रहे हैं। मैं इस बात को एक आदिवासी की हैसियत से देखता और सोचता हूं। कल मंत्री महोदय ने बताया कि हजारों लोग इन कारखानों में और इस कार्य में काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने हर एक महकमे में जनगणना के हिसाब से आदिवासियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे हुए हैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा, पर इन कार्यों में कहीं भी आदिवासियों का पता नहीं लगा। तो मंत्री महोदय इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि इन खनिज पदार्थों का और आदिवासियों का कितना घना संबंध है। ये लोग पहाड़ों में क्यों गए? ये लोग वहां इसलिए गए कि इनको वहां पर खाने के लिए फल फूल मिलते थे और जानवरों का शिकार मिलता था। अब शिकार खत्म हो गया, जंगलों में कानून कड़े हो गए। अब उनको फल फूल इत्यादि नहीं मिलते। भूमि में जो खनिज पदार्थ हैं, उनमें काम करना ही उनकी जीविका का साधन हो सकता है। आज हम देखते हैं कि उनकी भूमि में जो खाने निकलती हैं, उनका मुआवजा उनको नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में जो वाद विवाद चल रहा है, उसके संबंध में मुझे कुछ कहना है। मंत्रालय की ओर से जो विवरण प्रकाशित हुआ है, उसे मैंने पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने उसमें कुछ विशेष बातों को पाया। उनमें से जिसे मैं समझ सका हूं, सबसे अधिक जो सराहना के योग्य है, वह है टेप व्यवस्था। टेप व्यवस्था में जो हमारे
देश के नेता हैं, उन कलाकारों की जो कि हमारे देश के सर्वोत्तम कलाकार हैं, उन सबकी वाणी अंकित की जाती है, उनका रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करने के बाद उनकी लाइब्रेरी तैयार की जाती है। पिछले 1 वर्ष से यह कार्य चल रहा है। इस व्यवस्था में कुछ बड़े रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं जो कि एक भाषण के लिए पर्याप्त होते हैं। स्टॉप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डिक्टेशन लिखने के बाद इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद इसका लिप्यंतरण करने का प्रयास करें। अंत में सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।